देखिए बर्नौली की प्रमेय आपको बतानी है, बर्नौली की प्रमेय। ठीक है, आपको 3 ऊर्जा कल बताई गई थी। बहते हुए द्रव में किसी एक समान नली में, अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में, अगर असमान नली भी हो सकती है, असमान परिच्छेद की नली भी हो सकती है, धारा रेखी प्रवाह होना चाहिए। अगर धारा रेखी प्रवाह में और असमान परिच्छेद की नली में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके पास 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी ऊर्जा होती है? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, प्रति एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो आपका आया था P। याद आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछले वाला वीडियो आप फिर से देखिएगा। प्रति एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा है वो P हो गई। प्रति एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान है 1/2 रो V स्क्वायर, 1/2 रो V स्क्वायर। और इसके बाद प्रति एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान है रो GH। ठीक है, तो बर्नौली ने बताया था कि अगर कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तब प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियतांक होता है। इन सब का जो योग होता है क्या होता है? वो नियतांक होता है। मतलब नली में द्रव बह रहा है तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तीनों के जो मान हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी स्थान पर दाब ऊर्जा का मान कम होगा, कहीं पर गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, कहीं पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। लेकिन इन सारी ऊर्जाओं को मिला दिया जाए, प्रति एकांक आयतन की बात हो रही है, प्रति एकांक आयतन की इन तीनों ऊर्जाओं को मिला दिया जाए तो तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वह नियतांक होता है, स्थिर होता है। अरे इसका बहुत अच्छा उपयोग भी है, आपको इसका उपयोग बताएंगे हम बर्नौली प्रमेय का। दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है तो आप समझ जाएंगे। प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियतांक होता है। तो अब यहां पर समझिए जरा थोड़ा सा। ये आपकी नली है, ठीक है, ये आपकी नली है। इस नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? द्रव। ठीक है, देखिए द्रव यहां पर धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, द्रव यहां पर धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। नली के पहले सिरे की त्रिज्या, ठीक है, A1 है। क्षेत्रफल नली के पहले सिरे का क्षेत्रफल क्या है? A1। नली के दूसरे सिरे का क्षेत्रफल क्या है? A2। A1 और A2 जो है वह नली के पहले और दूसरे सिरे के क्षेत्रफल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है नली के पहले बिंदु पर, मतलब नली के पहले सिरे पर जो द्रव का वेग है वो क्या है? V1 जो है द्रव का वेग है नली के पहले सिरे पर, और नली के दूसरे सिरे पर द्रव का वेग क्या है? V2। ठीक है इतना। नली के पहले सिरे पर जो दाब ऊर्जा है वो है P1, नली के दूसरे सिरे पर दाब ऊर्जा क्या है? P2। ठीक है इतना। अच्छा, नली के पहले सिरे की यहां पर जमीन के तल से ऊंचाई मान लीजिए H1 है, H1। नली के दूसरे सिरे से जमीन तल की जो ऊंचाई है वो क्या है? H2। ठीक है ना, इतना ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, H1 और H2। अब चलिए हम तीनों ऊर्जाओं पर क्रमशः बात करते हैं। ठीक ना, देखिए जब यहां पर नली में द्रव प्रवेश करेगा
प्रवेश करेगा द्रव ना, तो निश्चित रूप से बल लगेगा, दाब पड़ेगा, तभी द्रव प्रवेश करेगा। तो जो प्रवेश करने वाला द्रव है उसके पास कितनी दाब ऊर्जा है ये देखना है। प्रवेश करने वाले द्रव के पास दाब ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, प्रति सेकंड की बात हम करेंगे। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में नली में जो द्रव प्रवेश कर रहा है उसके पास कितनी दाब ऊर्जा है। नली में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा, समझ रहे हैं ना। नली में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा, कल आपको बताया गया था। ये नली में प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 इंटू A1 इंटू V1। याद आ रहा है, A1 क्षेत्रफल है, V1 क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी है, क्योंकि 1 सेकंड चली गई दूरी को ही तो आप चाल कहते हैं, वेग कहते हैं। तो V1 दूरी हो गई और ये क्षेत्रफल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर H हो गया। समझिए ये आयतन हो गया। क्या हो गया, ये आयतन, ठीक है। यहां तक ये 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन हो गया, ठीक है। बात समझ में नहीं आई। अच्छा, अब उसी में हमने दाब से गुणा कर दिया, दाब से, ठीक है ना। किससे गुणा कर दिया हमने, यहां पे दाब से गुणा कर दिया। अभी जो है रो जो है आपको इसमें शामिल करना है, ठीक है ना। अभी रो आपको शामिल करना है इसमें। A1 V1 को अभी हटा देंगे हम, A1 V1 को भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये नली में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा हो गई, ठीक है। इतना तक बात क्लियर हुई है। अरे दाब बराबर होता है, कल आपको बताया गया था, ये कल वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दाब P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, है ना। दाब P क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल क्या हो जाएगा, बल गुणे दाब गुणे क्षेत्रफल, बल हो गया। इसी बल में हम जब दूरी से गुणा करते हैं, दूरी समझ रहे बात ना, भी जो है दूरी, यहां वेग मत करिएगा। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, अर्थात 1 सेकंड में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। तो 1 सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड लगा दिया है, तो V1 दूरी हो गई। तो बल गुणे विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं, वही कार्य ही तो दाब ऊर्जा है। नली में द्रव प्रवेश कराने में जो कार्य किया जाएगा वही दाब ऊर्जा है। तो P इंटू ए आपका बल हुआ था, इसी में V से गुणा कर दिया, तो P इंटू ए इंटू V यही दाब ऊर्जा आपकी हुई पहले वाले बिंदु पर। यहां पर दाब है P1, क्षेत्रफल है A1 और वेग है V1। तो नली में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव की दाब ऊर्जा है। अब नली से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव की दाब ऊर्जा जरा देख लीजिए। नली से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले द्रव की दाब ऊर्जा क्या हो जाएगा, P2 इंटू A2 इंटू V2। क्लियर हो गया। इतनी ऊर्जा लेके प्रवेश किया था, इतनी ऊर्जा लेके बाहर निकला। जैसे मान लीजिए 50 जूल ऊर्जा से उसको प्रवेश कराया गया था, 1 सेकंड में 50 जूल ऊर्जा लगा करके द्रव को प्रवेश कराया गया था, और 1 सेकंड में 30 जूल ऊर्जा लेकर के बाहर निकला। बाकी कहां गया, बाकी बचा हुआ है ना। तो जो द्रव नली के भीतर भरा हुआ है उसके पास भी तो ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा तो गति और स्थिति में कन्वर्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, नली के भीतर जो बहता हुआ द्रव है, ठीक है, 1 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला द्रव, 1 सेकंड में बाहर प्रवेश करने वाला द्रव, और उसी 1 सेकंड के भीतर जो नली के भीतर द्रव रन कर रहा है उस द्रव के पास कितनी दाब ऊर्जा है वो कैसे निकलेगा, घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। नली में प्रवाहित द्रव की दाब ऊर्जा, अब नली के भीतर की बात होगी तो घटा दिया जाएगा। P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। देख लीजिएगा, P1 इंटू A1 इंटू V1
माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है यहां तक। कल आपको बताया गया था द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, है ना, याद आ रहा है? द्रवों के अविरतता का सिद्धांत बताया गया था A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2, याद आ रहा है ना? जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव किसी धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तब नली के प्रत्येक बिंदु पर नली के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल कांस्टेंट होता है, अर्थात A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। और ये दोनों किसके बराबर होंगे? क्योंकि A1 गुणे V1 भी आयतन है, 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, A2 गुणे V2 भी 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का आयतन है। ये आयतन ना हुआ, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, अर्थात 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और ये है द्रव का घनत्व। तो द्रव्यमान में घनत्व से भाग देंगे तो आयतन आ जाएगा। तो यही A1 गुणे V1 के बराबर भी होगा और यही A2 गुणे V2 के बराबर भी होगा। तो A1 गुणे V1 बराबर A2 गुणे V2 बराबर m अपान रो हो जाएगा। यहां भी आप रखेंगे m अपान रो, इसके स्थान पर यहां भी m अपान रो रखा जाएगा। तो क्या होगा? P1 माइनस P2 हो जाएगा और m अपान रो आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इतना आप पहले इसको समीकरण नंबर 1 बना के रोक दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं, समझने में कोई समस्या तो नहीं आपको? चलिए, P1 माइनस P2 इंटू m अपान रो, इतनी दाब ऊर्जा कहां है? नली में बहते हुए द्रव के पास है। और कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना? यहां पर पूछा जाए कितनी गतिज ऊर्जा है, तो कैसे निकालेंगे आप गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा आप निकाल सकते हैं ना, कैसे? देखिए, नली में प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मान लीजिए 1 सेकंड की बात हो रही है। 1 सेकंड में m किलोग्राम द्रव प्रवेश कर रहा है। तो m किलोग्राम द्रव के पास अगर पूछी जाए कितनी ऊर्जा है, तो आप कहेंगे हाफ mv स्क्वायर, है ना? तो हाफ m वही द्रव प्रवेश कर रहा है और v का मतलब v1, प्रवेश करने वाले द्रव का वेग क्या है? v1। तो हाफ m 1/2 m v1 स्क्वायर। और 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले द्रव के पास कितनी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा 1/2 m v2 स्क्वायर हो जाएगा। m तो वही रहेगा ना, क्योंकि 1 सेकंड में जितना द्रव प्रवेश करेगा, अगर 2 किलोग्राम द्रव प्रवेश कर रहा है तो 2 ही किलोग्राम तो बाहर निकलेगा। इसलिए प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान दोनों बराबर होंगे। वेग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निकलेगा पानी उतना ही, क्योंकि पानी रुका तो है नहीं नली में। इसलिए जितना पानी प्रवेश करेगा उतना पानी उसी टाइम में बाहर निकल जाएगा। तो हाफ m v1 स्क्वायर ये प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा है और हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि यहां वेग v2 है ना, ये बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा है। तो कौन ज्यादा कौन सा कम है? ये ज्यादा होगा, क्योंकि v2 ज्यादा है ना। यहां पर सक्रिय नली है, आपको जानते हैं जो सक्रिय नली होती है वहां पर वेग ज्यादा होता है। द्रवों के अविरतता के सिद्धांत के अनुसार अगर क्षेत्रफल कम है तो वेग ज्यादा होगा और क्षेत्रफल ज्यादा है तो वेग कम होगा। तो अगर वेग यहां पर ज्यादा हो गया तो हाफ m v2 स्क्वायर का मान ज्यादा होगा और हाफ m v1 स्क्वायर का मान कम होगा। ठीक है, तो निकलने वाले द्रव के पास ज्यादा ऊर्जा है, प्रवेश करने वाले द्रव के पास कम ऊर्जा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई नहीं हुई? जैसे 50 जूल लेके प्रवेश किया और 70 जूल लेके बाहर निकला। ठीक है, ये ज्यादा ऊर्जा गतिज ऊर्जा है ना। ऊर्जा कहीं पाएगा तभी तो निकलेगा बाहर लेकर के, ऊर्जा कहीं तो पाएगा तभी तो बाहर निकलेगा। 50 जूल लेके प्रवेश किया और 70 जूल लेके बाहर निकला, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि न हो गई? कितनी वृद्धि हुई निकालना हुआ। गतिज ऊर्जा ऐसे में वृद्धि कर लीजिए, में वृद्धि कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1/2 m, यहां v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये नली में प्रवाहित द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब जरा स्थितिज ऊर्जा की बात करिए। नली में
प्रवाहित द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी ना इसमें। देखिए यहां ध्यान से mgh फार्मूला होता है, m जो है नली में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान है, तो m तो में तो कमी होगी नहीं, m तो जो प्रवेश द्रव करेगा वही तो द्रव बाहर निकलेगा, g में कमी होगी नहीं। ऊंचाई में देखिए कमी आ रही है, यहां पर h1 का मान ज्यादा है और h2 का मान कम है, h1 का मान ज्यादा है और h2 का मान कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो हो जाएगा ऊंचाई आपकी वो h1 है, तो mgh1 का मान ज्यादा होगा और mgh2 का मान कम होगा, तो यहाँ की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा, यहाँ की स्थितिज ऊर्जा कम हुई, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आई ना। कितनी कमी आई, यहाँ कमी है, ये क्या हो जाएगा mgh1 माइनस mgh2, या यहाँ पे इसको mg ब्रैकेट में हम h1 माइनस h2 कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा ध्यान से, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए इतना आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए 3 पार्ट इसमें है, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा पार्ट ये है, ये तीसरा पार्ट है। तो नली के अंदर प्रवाहित जो द्रव है उसमें क्या हो रहा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है ना। दाब ऊर्जा की बात अभी कर रहे हैं हम। गतिज ऊर्जा में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, कम ऊर्जा से प्रवेश किया था, ज्यादा वेग से बाहर निकला तो ज्यादा गतिज ऊर्जा हो गई उसकी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा में कमी आ रही है। अब दोनों में कोई, जैसे एक 50 जूल था, 70 लेग बाहर निकला तो 20 जूल की बढ़ोतरी हुई थी, और स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए 50 जूल थी पहले और बाद में 40 जूल हो गई, तो 10 जूल घटी। अब ये 20 बढ़ा, गतिज ऊर्जा 20 बढ़ी एग्जाम्पल तौर पे, और स्थितिज ऊर्जा 10 घटी, तो नेट बढ़ोतरी कितनी हो गई, 20 बढ़ा था और ये 10 कम हो गया, तो 20 माइनस 10, 10 ही तो बढ़ा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो नेट योग होगा, मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में कमी, अर्थात नली में बहने वाले द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि। जब नेट शब्द लग जाए तो नेट का मतलब होता है कि कहीं पर कुछ बढ़ोतरी भी हो रही होगी या कहीं पर कुछ कमी भी हो रही होगी, दोनों का एडजस्ट करने के बाद इतनी बढ़ोतरी नेट हुई, ठीक है। नली में प्रवाहित द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1/2 mv2² माइनस v1²। यही तो वृद्धि थी ना, यही वृद्धि थी गतिज ऊर्जा में, लेकिन इसमें से कुछ कमी हो गई, स्थितिज वाली घटा दीजिए उसको, mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2। यह वृद्धि थी गतिज ऊर्जा में, ये स्थितिज ऊर्जा में कमी आई, तो घटा देंगे तो नेट जो वृद्धि हुई वो आ गई, ठीक है। अब नेट वृद्धि कहां से आई है, नली में प्रवाहित ऊर्जा में जो नेट वृद्धि हुई वो ऊर्जा कहां से मिली, वह ऊर्जा इसी दाब ऊर्जा से मिली है। जो नली में द्रव प्रवेश कराया गया बाहर से फोर्स लगा करके, और नली में दाब ऊर्जा बची हुई, क्योंकि कुछ ऊर्जा से प्रवेश कराया गया था और कुछ ऊर्जा से वो स्वयं बाहर निकला, तो दोनों का जो अंतर आया था दाब ऊर्जा का, यही दाब ऊर्जा इस नली में प्रवाहित द्रव ऊर्जा में नेट वृद्धि के बराबर होगा। मतलब इन दोनों में को घटाने के बाद जो नेट वृद्धि आई है वो दाब ऊर्जा के इक्वल हुई, अर्थात P1 माइनस P2 इंटू m/ρ। समझिए बात को, इतना हो गया। हर जगह से m आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2 रो इंटू v2² माइनस v1², है ना, v2² माइनस v1²। और यहां पर जो रो है इसका आप मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए तो माइनस रो इंटू जी इन ब्रैकेट h1 माइनस h2। तीनों को आप अलग कर दीजिए, तीनों को अलग करके पक्षांतर कर लीजिए, बर्नौली की प्रमेय आपको मिल गई, तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो v2² हो गया,
इसका मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो -1/2 रो V1 स्क्वायर हो गया। क्लियर? माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो रो GH1 प्लस यहां प्लस हो जाएगा रो GH2। अब H1 वाले V1 वाले पार्ट एक तरफ कर लीजिए, H2 वाले पार्ट V2 वाले पार्ट एक तरफ कर लीजिए, हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर किया गया है, प्लस रो GH1 इसको यहां पक्षांतर किया गया है, एक तरफ हो गया ना, बराबर इसको उधर कर दीजिए, P2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है ना? ये जो बायां पक्ष आपको दिख रहा है ये प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। कहां पर? पहले वाले बिंदु पर है। ये 1 1 लगा है ना, तो नली जो बनाई गई थी उसके पहले सिरे पर है ये P2 और हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2 ये क्या है? प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दूसरे वाले बिंदु पर है। तो आप कह सकते हैं कि नली के पहले बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वह नली के दूसरे बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। तो ये केवल 2 ही बिंदुओं के लिए नहीं सत्य है, ये नली पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। नली पर जितने भी बिंदु आप लेंगे सभी बिंदुओं के लिए यह सत्य होगा कि उस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग, प्रति एकांक आयतन की तीनों ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि नली के प्रत्येक बिंदु पर ठीक है ना, क्या होगा? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही बर्नौली की प्रमेय है और इसका बहुत उपयोग है। बर्नौली की प्रमेय वैसे सिद्ध करने के लिए ही पूछी जाती है और साथ साथ इसका बड़ा उपयोग भी है। इसका उपयोग आपको बताएंगे हम दैनिक जीवन में, तो आप समझ जाएंगे इसका बहुत ही उपयोग है। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है। इसका एक रूप और प्रयोग होता है। अभी यहां पर जो हमने बनाया था, नली को क्या किया था? नली एक सिरा ऊपर था, एक सिरा नीचे था। अगर प्रश्न में यह प्रयोग कर दिया जाए कि नली क्षैतिज है, समझ रहे बात को? नली क्षैतिज है तो क्षैतिज नली है, इसका मतलब जमीन के तल से ऊंचाई हर सिरे की, हर बिंदु की ऊंचाई एक बराबर होगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें H का ही तो डिफरेंस था, H1 H2 का। जब एक समान क्षैतिज नली हो गई आपकी तो ये स्थितिज ऊर्जा हर जगह एक समान हो जाएगी, तो इसका फिर मान निकल जाएगा यहां से। तब क्या होगा? बर्नौली की प्रमेय हो जाएगी 1/2 रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसका प्रयोग तब करेंगे अगर एक समान क्षैतिज नली अगर शब्द प्रयोग करता है तब आप इसका प्रयोग करेंगे, और वहां पर ऐसे लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसे आप लगा देंगे, स्थितिज ऊर्जा कोई टर्म इसमें नहीं रहेगा, ऊंचाई कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? ऐसे लगा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है? अगर आप यहां पर रो GH आपका है ना, यहां पर अगर आप रो इंटू जी से डिवाइड कर देते हैं, अगर इसी बर्नौली की प्रमेय के का जो न्यूमेरिकल वाला पक्ष है, इस पूरे टर्म को आप किससे डिवाइड करेंगे? रो इंटू जी से। तो यहां डिवाइड करेंगे रो इंटू जी से, क्या होगा? ये हो जाएगा P अपान रो इंटू जी, प्लस यहां डिवाइड करेंगे रो इंटू जी से, क्या होगा? रो से रो कटेगा, मिलेगा V स्क्वायर बटे 2G। यहां रो जी डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? H इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इधर तो कांस्टेंट रहेगा ही ना। अरे रो क्या है? द्रव का घनत्व तो है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान फिक्स होता है। तो जब रो जी का मान कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से भाग देंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो बर्नौली की प्रमेय का ये तो एक रूप ही है, मुख्य रूप है, दूसरा ये भी रूप है। इसको भी आप कहीं पर आवश्यकता पड़ता लगा सकते हैं। P अपान रो जी प्लस V स्क्वायर अपान 2G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले वाले को हम कहते हैं दाब शीर्ष। ठीक है? बर्नौली की प्रमेय में दाब शीर्ष पूछा जाए क्या होता है, तो P अपान रो जी को हम क्या कहते हैं? दाब शीर्ष कहते हैं। V स्क्वायर अपान 2G को हम कहते हैं वेग शीर्ष, और H जो होता है इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। तो दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष क्या है? P अपान रो जी है, V स्क्वायर अपान 2G है और H। ठीक है? तो ये कंप्लीट आपकी बर्नौली की प्रमेय है।
इसको आप अच्छे से किताब से पढ़ करके नोट्स बना लीजिएगा और अपने आप जो है इसको आप रफ पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो एक आध बार और सुन लेंगे, एक बार में आपको नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो 2 बार आप सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सिद्ध कर लीजिएगा। इसके उपयोग हम आपको कल से बताएंगे। इसका पहला उपयोग है वेंचुरी मीटर, है ना। वेंचुरी मीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो किसी नली में बहते हुए द्रव का वेग मापता है, ठीक है। कैसे मापता है वो आपको कल बताएंगे हम।